जय हिंद। आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज तीसरे चैप्टर की शुरुआत होती है जिसका नाम है धातु अधातु। इसकी शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि ज़िंदगी कम पड़ जाए और हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज़ को पाना तो किस्मत की बात है, पर कोशिश इतनी करो कि खुदा देने को मजबूर हो जाए। चलते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वर्ष यानी इस सत्र में जो आपका 20-21 वाला जो सत्र था, इसमें जो धातुओं के बारे में, धातुओं के गुणधर्म, धातुएं क्या होती, अधातुएं क्या होती, ये सिलेबस में नहीं है। पहली है सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं सिर्फ कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, छोटी सी परिभाषा कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे Li क्या है? धातु है। Na धातु है, काले से लिख देते हैं। यानी लिथियम एक धातु है, सोडियम धातु है, लोहा धातु है, चांदी धातु है, सोना धातु है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब धातुएं हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातुओं से बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है। धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं। इन्हें पीट पीट के बड़ी बड़ी चादरों में बनाया जा सकता है। इन्हें खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये धातुओं की प्रॉपर्टीज हो गए। और इसके दूसरी चीज पड़ी हुई है अधातु, यानी अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे सभी गैसें। ये धातुएं सब की सब धातुएं ठोस होती हैं। सिर्फ पारा एक ऐसी धातु है, यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब की सब का चीजें अधातुएं हैं। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन अधातु है, कायम पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन कैसी है? अधातु है। ब्रोमीन का क्या चीज है? अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरीके से सल्फर है, अधातु है लेकिन ठोस पाया जाता है। तो अधातुएं जो होती हैं वो तीनों रूपों में पाई जाती हैं और जो धातुएं होती हैं वो ठोस पाई जाती है। सिर्फ पारा, मरकरी यानी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलो आते हैं इस अध्याय के अपने सिलेबस पर। सक्रियता श्रेणी यानी सक्रियता एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। यदि धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाए, यानी सबसे पहले हम सबसे अधिक सक्रिय धातु रखें, उससे नीचे फिर उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय, इस तरीके से रखते जाएं और उनकी जो एक सूची तैयार होगी उस सूची को ही क्या कहा जाएगा? सक्रियता श्रेणी। समझ गए? एक बार फिर से देखो, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो सूची बनकर तैयार होती है उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से, धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखने पर जो धातुओं की एक सूची बनकर तैयार होती है उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें कुछ धातुएं ऊपर रखी गई हैं, जैसे के यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
और ये लोहा और ये लेड यानी शीशा और ये कापर है और ये Hg, ये हाइड्रोजन यहाँ पर रखी है लेकिन ये मतलब धातु नहीं है, ठीक है। तो ये Cu कापर हो गया, ये पारा हो गया, ये चांदी हो गई और ये आपका सोना हो गया। ये रखे। अब इसमें सबसे सर सक्रिय कौन सी, तो हमने ये रख रखा है कि सक्रियता का घटता हुआ क्रम है, यानी ऊपर जो है सबसे ज्यादा सक्रिय, उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय। जो हाइड्रोजन के ऊपर धातुएं होती हैं ये ज्यादा सक्रिय होती हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे धातुएं हैं ये कम सक्रिय होती हैं। ये वाली किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, ये हाइड्रोजन से भी कम सक्रिय होती हैं। हालांकि हाइड्रोजन अधातु है, सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि इसके ऊपर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, ये अधिक सक्रिय होती हैं, ये वाली कम सक्रिय होती हैं। इनमें जो सबसे अधिक सक्रिय है वो पोटेशियम है और यहाँ पर सबसे कम सक्रिय ये जो है सोना है, Au। एक चीज आपको बता दें, ये कुछ नाम है, जैसे कैल्शियम है, इसमें Ca आ रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, जिंक आ रहा है। अब यहाँ पर Fe लोहा का है यानी आयरन का है, Fe जो है काहे का है, आयरन का है। देखिएगा ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इनके कुछ नाम आप देखेंगे, जैसे कैल्शियम Ca, कैल्शियम निकल रहा है, मैग्नीशियम Mg आ रहा है, एल्यूमिनियम Al आ रहा है, जिंक Zn। अब इसका नाम Fe लोहा आयरन। अब सोचो कि तुम Fe से क्यों शुरुआत हुई, इसी तरीके से पोटेशियम K से क्यों शुरुआत हुई, Na सोडियम Na से क्यों शुरुआत हुई इसकी। तो ये चीजें देखिएगा, इनके जो नाम लिए गए हैं वो लैटिन नाम है से लिए गए हैं, इनके नाम लैटिन नाम से। जैसे कोई भी तत्व दूसरा जो है उसका नाम रखा गया होगा इन अक्षरों से, अब उसके बाद दूसरा आ गया। जैसे पोटेशियम मान लो PO तुम सोच रहे होगे रखा जाता, पोटेशियम तो सही रहता है, PO पोलेनियम का होता है, खाली P जो होता है वो फास्फोरस का होता है। तो इस वजह से कि इनका नाम फिर लैटिन नाम से ले लिया जाएगा। तो जो K होता है उसका लैटिन नाम कैलियम, K का जो लैटिन नाम है वो कैलियम। इसी तरीके से ये सोडियम है। अब S जो है वो सल्फर हो चुका था, तो इसका जो सोडियम का लैटिन नाम होता है वो नाइट्रियम, तो वहां से Na ले लिया गया। इसी तरीके से आयरन है, आयरन का लैटिन नाम फेरम, तो वहां से Fe ले लिया गया। लेड है, लेड प्लम्बम, प्लम्बम इसका P भी ले लिया गया। हाइड्राजीरम ये पारे का मतलब लैटिन नाम है, तो इसे पारे Hg लिख दिया गया। समझ गए आप, तो ये लैटिन नाम वाली बात है। अब हम आपको बता रहे हैं विस्थापित कैसे करते हैं। देखो जैसे Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ये एक अभिक्रिया है, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। अब यहां से देखना आप FeCu, इसमें किसका स्थान ऊपर है, ये Cu है, ये Cu हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है, Fe जो है वो Cu के ऊपर लिखा हुआ है, Fe जो है वो इसके हाइड्रोजन के ऊपर है, Cu के भी तो ऊपर होगा ही। तो यहां पर कौन ज्यादा सक्रिय होगा, अरे सर इसमें भी कुछ मतलब सोचने समझने वाली बात है, ये तो Fe ज्यादा सक्रिय होगा। तो Fe जब ज्यादा सक्रिय होगा इसी वजह से ये इसके यौगिक से Cu को विस्थापित कर देता है, FeSO4 प्लस Cu। ये अभिक्रिया इस तरीके की उल्टी नहीं हो सकती, Cu अब Fe को विस्थापित नहीं कर सकता, समझ रहे बात। ये Fe Cu को इसके स्थान से हटा देता है, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हुई, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ना विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि इसका स्थान इस जो सक्रियता श्रेणी में कापर से ऊपर है, इस वजह से ये विस्थापित कर देता है। ये कौन चीज है, आयरन है यानी लोहा, ये कापर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है और ये कापर अलग हो गया। इसी तरीके से जिंक है, जिंक का स्थान ये जो सक्रियता श्रेणी है इसमें कापर से ऊपर है, देखो Zn ऊपर है और ये Cu नीचे है, तो ये इसके स्थान से Zn जो होगा कापर सल्फेट से कापर को विस्थापित कर देगा और यहां पर बन गया ये जिंक सल्फेट और ये जिंक यहां पर ये Cu, ये कापर अलग हो जाएगा। तो समझ गए। तो इसमें ऊपर सबसे एक बार देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद ये लोहा, उसके बाद ये शीशा लेड
और फिर ये हाइड्रोजन अधातु है, इसके नीचे फिर ये कॉपर, और उसके बाद ये मरकरी यानी पारा, और उसके बाद ये चांदी, और उसके बाद ये सोना। सोना बहुत ही कम सक्रिय होता है, ठीक है। तो ये हुआ सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो आप इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कोई एग्जाम होता जिसमें सक्रियता श्रेणी से कुछ ना पूछा जाए, ऐसा समझ लीजिएगा आप। 100% सक्रियता श्रेणी से कुछ ना कुछ पूछा जाता ही है। मतलब सक्रियता श्रेणी से पूछने का मतलब ये कि जो कुछ हमने आज बताया है उसी से पूछा जाना है। समझ गए बात? तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? यदि धातुओं की सक्रियता को उनके घटते हुए क्रम में रखा जाए तो जो श्रेणी बनती है उसे, जो सूची बनती है उसे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें कैल्शियम सबसे ऊपर होती है और ये Au मतलब कम सक्रिय, इसे नीचे रखा गया है। जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो अपने से नीची धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं ज्यादा सक्रिय होती, हाइड्रोजन के नीचे वाली कम सक्रिय होती हैं। ये हमने तुम्हें जानकारी के लिए बता दिया है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जा सकता है। ये तो हमने ऐसे ही जानकारी के लिए आपको बता दिया कि इनके लैटिन नाम की वजह से इनके नाम ये पड़े। हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा हो, तो जब हमने बता दिया है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।